वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के इकाई नंबर 6 के बारे में। इकाई नंबर 6 में जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देवनागरी लिपि के बारे में हम पढ़ेंगे। देवनागरी लिपि का उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे कैसे हुआ और इसकी विशेषताएं क्या क्या रही हैं। विशेषताओं के साथ साथ देवनागरी लिपि के भेद जो तमाम सारे रहे हैं, या देवनागरी लिपि को लेकर के, इसके नामकरण को लेकर के जो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि भाई इसका नामकरण कैसे हुआ और किन आधारों पर इसको नागरी लिपि कहा गया, इसका नाम क्यों पड़ा देवनागरी। इसको लेकर के तमाम प्रकार के जो मिथ हैं, तमाम प्रकार के जो जानकारी विभिन्न विद्वानों ने दी है, उसके अकॉर्डिंग आपको चर्चा मैं करूँगा ताकि सभी मतों को आप समझें। उसके बाद में जो सबसे ज़बरदस्त मत है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा इसको नागरी, चूँकि उस गुजरात के ब्राह्मण जो थे नागर ब्राह्मण, उन्होंने इसको एक प्रकार से अपने लेखन पद्धति में अपनाया, लेखन शैली में अपनाया, इस वजह से इसको नागरी कहा गया। ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न या यहाँ से बनने वाले विभिन्न ऑब्जेक्टिव, लिखित सभी प्रकार के क्वेश्चंस आज कवर होंगे। इकाई नंबर 5 इससे पहले मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। इकाई नंबर 6 आज की वीडियो के माध्यम से आपकी समाप्त होगी, यानी यूनिट नंबर 6 BA 6 सेमेस्टर, ठीक है। हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें आपको पढ़ना होता है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कुछ विद्वानों ने कहा कि भाई नगरों में यह लिपि एक प्रकार से प्रचलित थी, इस वजह से इसको नागरी लिपि कहा गया। ऐसे कई सारे बातें बताई जाती हैं। तो आइए अब एक एक करके हर एक चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग देवनागरी के लिपि के जो अंक हैं, उन अंकों के बारे में समझेंगे कि देवनागरी लिपि के जो अंक हैं वो कैसे कैसे आप लिख सकते हैं, किस तरीके से आप इन चीज़ों को समझ पाते हैं, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे देवनागरी के अंक। देवनागरी के अंक आप सभी लोगों ने शायद प्राइमरी पाठशाला में जो बच्चे पढ़े होंगे उनको ये पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका लिखा हुआ है शून्य, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? शून्य लिखा हुआ है। शून्य का मतलब, इसको अगर आप देखेंगे अंग्रेजी में, यानी कि रोमन लिपि अगर बात की जाए तो ये देखिए ये रोमन लिपि है, ठीक है। रोमन लिपि के जो अंक होते हैं या अंग्रेजी के अंक, वो इस तरीके से लिखे जाते हैं। हिंदी में इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, देवनागरी लिपि में है। लेकिन देवनागरी के अंक को आप जैसे जीरो को इस तरीके से जीरो बनाते हैं, लेकिन वही अगर अंग्रेजी में रोमन में देखेंगे तो आपको इस तरीके का जीरो मिलेगा, ठीक है, इस तरीके का। ऐसे ही यहाँ पर एक जो बनता है बेटा, वो इस तरीके से बनता है, लेकिन जब आप अंग्रेजी में देखते तो 1 इस तरीके से बनता है। 2 जो होता है कुछ इस तरीके से बनता है, जबकि 2 जो होता है इस तरीके से बनता है अंग्रेजी में। 3 जो होता है इसका इस तरीके से बनता है। 4 जो है इस तरीके से बनता है, ठीक है। और 3 अपने में इधर के अंग्रेजी में इस तरीके से बनता है। 4 इस तरीके से बनता है, या फिर 4 आपका इस तरीके से भी बन जाता है इंग्लिश में, ठीक है। 5 की अगर बात की जाए तो 5 कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये 5 हो गया आपका, इस तरीके से 5 बनता है, मतलब कि ये नीचे की ओर आता है यहीं से, ठीक है। वाई जैसे नहीं बनता है। यहाँ पर अगर मैं आपको और थोड़ा सा सही तरीके से इसको डिफाइन करने का प्रयास करूँ तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से 5 बनता है आपका, ठीक है। इस तरीके से 5 बनता है, क्लियर। 6 जो है आपका कुछ इस तरीके से बनता है। 7 इस तरीके से बनता है। 8 जो है आपका इस तरीके से बनता है। 9 जो है आपका कुछ इस तरीके से बनता है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि जो अंक है देवनागरी को, ये होते हैं कि, ठीक है। जबकि आप हिंदी में देखेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। और अंग्रेजी के अंकों में देखेंगे तो आप 0, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से आप इसको समझ पाएँ। तो ये देवनागरी के अंक आपने समझा। हिंदी में किस तरीके से उसको लिखा जाता है, तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, आप सभी लोग जानते भी रहे होंगे। अगर नहीं जानते तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हेडिंग डालेंगे देवनागरी का नामकरण। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, यहाँ पर चीज़ें तो लिखी हैं ही, इसके साथ ही साथ आप इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे बेटा। पहला पॉइंट लिखेंगे कि नगरों में चलने वाली लिपि थी, इस वजह से इसको नागरी कहा गया। हेडिंग डालेंगे हिंदी का नामकरण या देवनागरी लिपि का नामकरण। और देवनागरी लिपि के नामकरण में आप लिखेंगे कि चूंकि यह नगरों में चलने वाली थी या नगरों में प्रचलित लिपि थी, इस वजह से इसको नागरी कहा गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप बना करके लिखेंगे कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा विशेष रूप से प्रयुक्त होने के कारण से यह नागरी लिपि कहलाई। क्योंकि गुजरात के नागर ब्राह्मण थे, उन लोगों ने इसका प्रयोग किया और इस वजह से इसको नागरी लिपि कहा गया। और बाद में चल करके
चूंकि भाषाओं में मुख्य मधुर और देववाणी कही जाती है संस्कृत, और जब यह लिपि देवनागरी मतलब कि जो नागरी लिपि थी, जो गुजरात के ब्राह्मण लोग इसको फॉलो करते थे, जब यही नागरी लिपि संस्कृत भाषा को अपने आप में समेटी या संस्कृत भाषा इस लिपि को अपना ली, तो यही भाषा जो कि संस्कृत भाषा देव भाषा कही जाती है, देववाणी कही जाती है, तो यह देवनागरी लिपि के नाम से प्रख्यात हुई। ठीक है, चूंकि भाषाओं में मुख्य मधुर और सरस भाषा अपनी संस्कृत ही है, कहा भी गया है कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादेपि सुभाषितम, यानी कि भाषाओं में मुख्य मधुर और देव वाणी कहे जाने वाली संस्कृत में वर्णित तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादेपि सुभाषितम, उसमें जो वर्णित काव्य हैं वो भी बड़े मधुर हैं, और उसमें जो तमाम प्रकार के छंद हैं या उसको पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, तो वह संस्कृत भाषा है। संस्कृत से बनी पाली, पाली से प्रकृत, प्रकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से औहट्य, औहट्य से हिंदी, या अभ्रंश से ही डायरेक्ट हिंदी की बात आप कर लेते हैं। तो इस तरीके से हिंदी जो भाषा है, इसको लिखने की या प्रतीक चिन्हों की या वर्णों को प्रतीक चिन्ह की व्यवस्था देने या ध्वनियों को प्रतीक आत्मक चिन्ह देने की जो कार्य प्रणाली है, वो देवनागरी लिपि के द्वारा ही संभव हो पाया है। जो आज हम छोटा आ, बड़ा छोटी, बड़ी छोटा ऊ देखते हैं, या कक्का किक्की कुक्कू के कै को कौ कंका देखते हैं, या का खा गा घा अंगा इया, ये सब जो मतलब कि का खा गा अंगा अंगा चा झा इया टा ठा ढाड़ा, इस तरीके से जो हम देखते हैं, ये सब देवनागरी के प्रतीक चिन्ह हैं। का को बेटा हम देवनागरी में इस तरीके से लिखते हैं, उसी का को रोमन लिपि में हम इस तरीके से लिखते हैं, और किसी और लिपि में किसी दूसरे तरीके से आप लिखेंगे, तो ये का जो है ये प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था है, ध्वनि के प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था का एक प्रकार से व्यवस्था, मतलब कि उसको एक सिस्टमेटिकल वे में प्रदान करना, वो देवनागरी लिपि का एक स्ट्रक्चर है। और देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। ठीक है, दुनिया की एकमात्र और सर्वश्रेष्ठ लिपियों में से एक मानी जाती है वैज्ञानिकता के हिसाब से, क्योंकि इसमें जितने भी शब्द हैं, जितनी भी ध्वनियाँ हैं, उन सभी के लिए उनके उच्चारण के लिए एक प्रकार से अलग से व्यवस्था है। प्रतीक चिन्हों की, हर एक ध्वनि की प्रतीक चिन्ह अलग अलग है। इसके साथ साथ यहाँ पर कोई चीज़ साइलेंट वगैरह नहीं होती, मतलब कि सब लिपियों में से सर्वश्रेष्ठ लिपि जो है अपनी देवनागरी लिपि है। ठीक है, तीसरी चीज ये आप बताएंगे बेटा, तीसरी चीज क्या लिखेंगे? तीसरी चीज लिखेंगे कि अनेक लोग बौद्ध के प्रसिद्ध ग्रंथ ललित बिंबसार में उल्लिखित नाग लिपि से नागरी लिपि का संबंध जोड़ते हैं। तो चूंकि ललित बिंबसार एक ग्रंथ है जो कि बौद्ध लोगों का है, उसमें नाग लिपि में वो बौद्ध ग्रंथ लिखा हुआ है, तो कुछ लोग नागरी लिपि का संबंध उस बौद्ध ग्रंथ ललित बिंबसार में लिखी गई बातों से जोड़ते हैं। कुछ लोग कहते तांत्रिक चिन्ह देवनागरी से समानता स्थापित करते देवनागरी का। कुछ लोग कहते हैं कि देवनगर, देवनगर किसको कहते हैं? काशी को, बनारस को देवनगर कहा जाता है। तो कुछ लोगों ने कहा, विद्वानों ने, कि चूंकि यह बनारस की लिपि थी, या बनारस यानी देवनगर में लिखने वाली लिपि थी, इस वजह से इसको देवनागरी कहा गया। तो ऐसे तमाम सारे विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बातें बताई। मध्य युग में चूंकि स्थापत्य कला आप देखते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि उत्तर भारत में जो मंदिर बनाने की शैली थी या स्थापत्य कला थी, उसमें एक शैली थी नागर शैली, और एक शैली थी जो दक्षिण भारत में मंदिर बनाने की शैली थी या स्थापत्य कला की, वो थी द्रविड़ शैली। तो नागर शैली जो थी बेटा, वो नागर शैली उत्तर भारत में थी। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि नागर शैली से ही संबंधित है नागरी लिपि, इसी वजह से इसको नागरी लिपि कहा गया। तो इसके नामकरण को लेकर के तमाम प्रकार के विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से चीज़ें बताई हैं। बहरहाल जो सबसे प्रचलित मत है उसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, लिखेंगे देवनागरी लिपि का नामकरण। सर्वमान्य मत यह है कि देवनागरी लिपि को हिंदी लिपि भी कहा जाता है। हालांकि देवनागरी का नामकरण विवादास्पद है, इसमें कई सारे विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बातें बताई जो मैंने आपको कह सुनाया। अधिकांश विद्वान जो हैं एक पक्ष में हैं, वो ये कहते हैं गुजरात के नागर ब्राह्मणों से इसका संबंध जोड़ते हैं सभी विद्वान, अधिकतर विद्वान, कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा ये एक प्रकार से लिपि संबंधित है। उनका मानना है कि गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ के पंडित वर्ग जो था, नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया। अपने अस्तित्व में आने के तुरंत बाद इसने देव भाषा अर्थात संस्कृत को लिपिबद्ध किया, यानी संस्कृत में लेखन प्रारंभ हुआ देवनागरी में, मतलब नागरी में। इस वजह से इसी नागरी में देव शब्द जुड़ गया और इस तरीके से ये बन गई देवनागरी। ठीक है, चूंकि जब ये संस्कृत से जुड़ी तब ये बनी देवनागरी, नहीं तो उससे पहले नागरी थी, चूंकि नागर ब्राह्मणों के द्वारा एक प्रकार से संबंधित थी। तो इस तरीके से आपने देखा देवनागरी लिपि का नामकरण। अब देवनागरी लिपि का स्वरूप थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर।
देखिए यह लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। यह ना तो शुद्ध रूप से अक्षरात्मक है और ना ही ये पूर्ण रूप से वर्णात्मक है। यानी ये अक्षरात्मक की विशेषताओं को भी अपने आप में शामिल किए हुए हैं और वर्णात्मकता भी इसमें शामिल है। यानी और लिपि बाईं से दाईं ओर, यानी कि आप देखते हैं जैसे यहाँ से, यानी बायां ये हो गया आपका बेटा, ठीक है, बायां ये हो गया और दायां ये हो गया, ठीक है, ये हो गया दाएं। आपका दाहिना हाथ इधर है, इधर, बायां हाथ इधर है, इधर। तो इस तरीके से इधर से इधर की ओर लिखी जाती है देवनागरी लिपि। लेकिन जैसे खरोष्ठी वगैरह लिपि हो गई या और कई लिपियां हैं, वो इधर से इधर की ओर लिखी जाती हैं। जैसे उर्दू आप देखते हैं कि इधर से दाएं से बाएं लिखा जाता है, ठीक है, जबकि हिंदी में आप देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं तो बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। और इस तरीके से तमाम प्रकार की चीज़ें आप लोगों को हमने बताई, ठीक है। देवनागरी लिपि के स्वरूप की अगर बात की जाए तो यह लिपि क्या है, अर्ध अक्षरात्मक लिपि है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो पॉइंट एक नोट करिएगा कि देवनागरी लिपि जो है वो एक अर्ध अक्षरात्मक लिपि है। दूसरी बात लिखेंगे कि देवनागरी लिपि के जो व्यंजन हैं वो मुख के हिसाब से यानी बोलने के हिसाब से सेट किए गए। जैसे व्यंजन जैसे कि का वर्ग है, अब का वर्ग यहाँ से निकलता है कंठ से। जैसे पहले क्या आता है, पहले आता है बेटा कंठ आता है, पहले क्या आता है, कंठ आता है ना, तो कंठ से कौन सा वर्ग निकलेगा, का वर्ग। अब देखिए का, खा, गा, घा, ठीक है, और अंगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कंठ, ये सब आप बोले का तो कंठ से निकल रहा है ना। कंठ के बाद में क्या आता है आपका, कंठ के बाद में आपका देखते हैं, कंठ के बाद में आपका दूसरा आएगा बेटा, कंठ के बाद में आपका आएगा तालव्य, ठीक है। तालव्य की अगर बात की जाए तो तालव्य जो व्यंजन होता है, तालव्य व्यंजन की अगर बात की अभी मैं चर्चा करूंगा, आगे चल करके चीजें आपको मिलेंगी। तो तालव्य व्यंजन में जैसे कि आप देखते हैं चा, छा, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया। तो चा, छा, जा, झा, इया जितने भी आपके हैं सब तालु से निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। चा, छा, जा, झा, ठीक है। तो ये आप आकर के तालु से निकलते, जीभ निकलती है। इसके अलावा तालु के बाद में आता है आपका मूर्धा, ठीक है। मूर्धा से आप देखते हैं मूर्धन्य व्यंजन जो होते हैं, जिसको आप मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। मूर्धन्य व्यंजन की अगर बात की तो आपके टा, ठा, डा, आप देखते हैं जीभ जाकर के मूर्धा से टच करती है तो टा, ठा, डा, ढा वाला पूरा वर्ग जो है मूर्धन्य आ जाता है। ऐसे ही मूर्धन्य के बाद में आप देखते हैं टा के बाद में कौन सा आता है, ता, था, ता, धा, ना, तो आपके दंत, ठीक है, दंत। आप देखते हैं मूर्धा के बाद में कौन सा चीज आता है, दांत आता है। तो दांत से जीभ आकर के टकराती इसमें, आप देखिए ता, था, दा, धा, ना, ठीक है, टा, ठा, डा, ढा, ठीक है, अड़ा, चा, छा, जा, झा, इया, चा, छा, जा, झा, इया, ठीक है। इस तरीके से आगे आगे देखेंगे तो आपका क्या कौन सा व्यंजन आएगा, आपका अगला व्यंजन आएगा भैया ओष्ठ, यानी जो ओठों के पास से मतलब ओष्ठ पर जाकर ओठ आपस में टच करते हैं, पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपका आएगा, पा, फा, बा, भा, मा। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये जो व्यंजन वर्ण है, ये सारे के सारे व्यंजन वर्ण आप देख पा रहे होंगे। देखिए कंठ से शुरू होकर के और ओष्ठ पर आकर के समाप्त होते हैं। जिस तरीके से मनुष्य का स्ट्रक्चर है, मनुष्य के बोलने की शैली है बेटा, कि यहाँ से बोल रहे हैं हम, तो उस तरीके से आप देख रहे हैं कंठ से शुरू होकर के ओष्ठ तक आकर के व्यंजन यहाँ पर इंक्लूड होते हैं, समाप्त होते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया। ये वर्णमाला में पढ़ाया जाता है बेसिकली, पूरा टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा वैसे भी। देखिए अब यहाँ पर एक चीज और आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण क्या, जैसे का जो है ये अल्प प्राण है, ठीक है, क्या है, अल्प प्राण हो गया आपका, ठीक है। चूंकि यहां से का बोलेंगे तो कम वायु बाहर निकलती है, लेकिन आप बोलेंगे खा तो खा से बहुत ज्यादा वायु बाहर निकलती है, तो खा क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। ऐसे ही गा बोलेंगे तो कम वायु बाहर निकल रही है, लेकिन जब वहीं पर आप घा बोलते हैं तो ज्यादा वायु निकल रही, तो ये महाप्राण हो गया, ये अल्प प्राण हो गया। इस तरीके से आपका जो पहला और तीसरा जो होता है बेटा, पहला और तीसरा इसमें वर्ग में वो आपका अल्प प्राण और बाकी सारे महाप्राण आते हैं, ठीक है। इस तरीके से चा बोलेंगे तो कम वायु बाहर निकलेगी, लेकिन जब आप बेटा छा बोलेंगे, चा और
छा, छा बोलेंगे तो ज्यादा वायु बाहर निकलेगी, तो ऐसे में ये महाप्राण हो जाएगा। ऐसे जा बोलेंगे तो कम, झा बोलेंगे तो ज्यादा, तो अल्प प्राण महाप्राण, ये भी एक व्यवस्था यहाँ पर उच्चारण के हिसाब से कितनी वायु बाहर निकलती है उसके अकॉर्डिंग भी जो है व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है, अल्प प्राण महाप्राण व्यंजन। ऐसे ही बेटा आघोष और सघोष की व्यवस्था भी करी गई है। आप देखते हैं यहाँ पर जो पंचमाक्षर है, जैसे कि ये आपका अंगा हो गया, या है, अड़ा है, ना है, माँ है, इन सभी के लिए आप देखते हैं अनुस्वार का प्रयोग होता है, बिंदी का प्रयोग कर देते हैं। ये सारी विशेषताएं और किसी दुनिया की लिपि में नहीं विद्यमान है, बस ये केवल देवनागरी में विद्यमान है, और इसीलिए इसकी वैज्ञानिकता एकदम से सिद्ध हो जाती है। आगे चल करके हम और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। बहरहाल अब हेडिंग डाल लीजिएगा बेटा, देवनागरी लिपि के क्वालिटीज या गुण। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे देवनागरी लिपि के गुण। देवनागरी लिपि के प्रमुख गुण निम्नवत है, इसकी गुण डालो हेडिंग, चाहे विशेषताएं डालो। ठीक है, तो सारी बातें यही हैं। पहली बात क्या है कि मूल वर्ण नहीं है ये। ठीक है, मूल वर्ण इसमें नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है इसमें। जैसे अंग्रेजी में क्या होता है, रोमन लिपि में अगर मैं बात की जाए, जैसे कि यहाँ पर सी है, तो सी आप देख रहे हैं कि सी कभी कभी आप देखते हैं सा का उच्चारण भी देता है, और यही सी कभी कभी का उच्चारण भी देता है हिंदी में। लेकिन अगर बात की जाए अंग्रेजी मतलब हिंदी में, तो ये सा के लिए प्रयोग है, का के लिए प्रयोग है। यानी एक वर्ण जो है या एक ध्वनि, एक प्रतीक व्यवस्था दूसरे ध्वनि चिन्हों पर नहीं जाकर के टकराती है। अंग्रेजी में आप देखते हैं कभी कभी जी और जे और जेड, ये आप देखते हैं कि जा के लिए प्रयोग हो जाते हैं कभी कभी अलग अलग शब्दों में। तीन चीजें, तो इसमें भ्रम भी हो जाता है। कभी कभी आप देख रहे हैं कि पी यू टी हम क्या पढ़ते हैं, पुट पढ़ते हैं, लेकिन बी यू टी हम क्या पढ़ते हैं, हम बट पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी को पुट पढ़ते हैं, इसी को बट पढ़ते हैं। कभी कभी आप देख रहे हैं कि जो है साइलेंट चीजें होती हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि स्टेशन आप लिख दो। ठीक है, स्टेशन, तो ये क्या लिखा है, स्टेटन लिखा हुआ है, लेकिन इस टी को यहाँ पर हम यस पढ़ते हैं, स्टेशन पढ़ते हैं। इस तरीके की व्यवस्था केवल रोमन लिपि में आपको मिलेगी, बाकी हिंदी में नहीं मिलेगी। और ये इसकी एक दोष है, ये रोमन लिपि का एक दोष है, जो कि हिंदी में ऐसा दोष नहीं विद्यमान है। यानी यहाँ पर जो चीज़ें एक प्रकार से बोली जाती हैं वही चीज़ें लिखी जाती हैं। ऐसी बात नहीं कि भाई जो बोला गया और लिखा कुछ और गया अंग्रेजी की तरह, तो ऐसा देवनागरी में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें बाबू, तो वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। यानी कि जो वर्णमाला है हमारी देवनागरी लिपि की, वह वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं, वैज्ञानिकता पर अगर खरा उतरना है, वैज्ञानिक लिपि की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, जरा इसको आप देखें। देखिए, किसी भी लिपि की वैज्ञानिकता की अगर बात करें, तो उसकी वैज्ञानिकता तब सिद्ध होती है जब एक प्रकार से वैज्ञानिक लिपि, सबसे पहली बात तो वर्णनात्मक होना चाहिए। अक्षरात्मक लिपि को हम वर्णनात्मक नहीं कह सकते, मतलब कि वैज्ञानिक नहीं कह सकते। दूसरी बात, प्रत्येक ध्वनि के लिए लिपि चिन्ह होने चाहिए, जो कि देवनागरी में बिल्कुल विद्यमान है। इसके अलावा एक चिन्ह से केवल एक ध्वनि व्यक्त होनी चाहिए, वो भी देवनागरी में अपने मिलती है, तो इसके लिए ये भी वैज्ञानिक है। इसके अलावा लेखन में लिपि चिन्हों को उसी क्रम में आना चाहिए जिस क्रम में उनका उच्चारण किया जाता है। जैसे कि हमने बताया कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, तो वो सेम टू सेम उसी पैटर्न पर है, तो इसलिए भी वैज्ञानिक है। इसके अलावा जो लिखा जाए वही पढ़ा जाए, तो ये चीजें यहाँ पर विशेषता है, यानी कि ये भी एक जो है वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरा उतरने वाला आधार है। इसके अलावा लिखी जाने वाली ध्वनियों का विश्लेषण भी हो सके। इसके अलावा भाषा में जितने ध्वनि ग्राम हैं उतने ही चिन्ह होने चाहिए, ये भी एक जो है वैज्ञानिक लिपि की विशेषता में शामिल होते हैं। और ये सारी जो विशेषताएं हैं वो देवनागरी में बिल्कुल विद्यमान है। इस वजह से हमारी देवनागरी लिपि बहुत ही परफेक्ट और वैज्ञानिकता के कसौटी पर पूर्णतः खरी उतरती है। ठीक है, तो वर्णात्मक वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक मतलब कि ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है, जैसा चाहिए वैसा एकदम से सेम टू सेम है। चौथी बात, एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है। यहाँ पर एक वर्ण में अगर एक वर्ण है तो उसमें दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है। जो वर्ण है वो उसका प्रयोग उसी जगह पर होना है, और हर एक चीज ध्वनि चिन्हों के लिए हर एक जो है प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था है। इसके अलावा उच्चारण के सूक्ष्मतम भेद को भी प्रकट करने की क्षमता है, यानी कि छोटे से छोटे पॉइंट्स को भी ये अपने आप में शामिल करने की या उसको उच्चारण करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा अगली विशेषता है
प्रयोग बहुत व्यापक है। जैसे कि आप देख रहे हैं देवनागरी लिपि केवल हिंदी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली इन सभी की एकमात्र लिपि है और वो है देवनागरी। देवनागरी में ही मराठी भाषा भी लिखी जाती है, नेपाली भी, हिंदी भी और संस्कृत भी। इसके अलावा भारत की अनेक लिपियों के निकट है। भारत की तमाम सारी लिपियां हैं उनके उनसे संबंधित ये लिपि रही देवनागरी लिपि। ठीक है, देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उत्तरी शैली की ब्राह्मी लिपि और एक दक्षिण शैली की थी, तो उत्तरी लिपि की जो ब्राह्मणी मतलब की उत्तरी शैली की जो लिपि है ब्राह्मी, उससे उत्पन्न हुई। और उत्तरी ब्राह्मी जो है उसमें आप देखते हैं गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि, बंगला लिपि, ये 4-5 लिपियां हैं और इन्हीं में से नागरी लिपि भी है। ठीक है, दक्षिणी लिपि में जैसे पश्चिमी लिपि, मध्य प्रदेशी, तेलुगु कन्नड़ वाली लिपि, ग्रंथ लिपि, तमिल लिपि और कलिंग लिपि। इस तरीके से दक्षिण तो ब्राह्मी लिपि के 2 फाड़ आप करिए, एक उत्तरी शैली की ब्राह्मी लिपि और एक दक्षिणी शैली की ब्राह्मी लिपि। तो जो दक्षिणी शैली की ब्राह्मी लिपि उससे मतलब नहीं है, जो उत्तरी शैली की ब्राह्मी लिपि है उसी में एक प्रकार से या वही से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगली विशेषता है जो ध्वनि का नाम है वही वर्ण का भी नाम है। क्लियर। इसके अलावा एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत का प्रयोग होता है, अंग्रेजी की तरह इसमें कोई भी दोष नहीं है। इसके अलावा एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है और कहीं ध्वनि व्यक्त नहीं होती है। इस तरीके से यह ध्वनि मतलब कि यह देवनागरी लिपि की सारी विशेषताएं मैंने आपको बताई। सब कुछ नोट डाउन करते चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे देखेंगे देवनागरी लिपि के दोष। देखिए किसी भी चीज़ की जहाँ पर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं वहीं पर कुछ दोष भी विद्यमान होते हैं और ये दोष लगभग जो हैं वो सारे दोष जो है अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं और इन दोषों को खत्म करने का प्रयास जारी भी और किया भी गया बहुत सारा। देवनागरी लिपि में कई सारे दोष हैं। दोष को समझने से पहले एक बात यहाँ पर आपको बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर आपको इन सभी का पीडीएफ प्राप्त करना है या हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना, चूंकि इकाई 5 की क्लास हो चुकी है, इकाई 6 की हो चुकी है, इसके बाद में और भी इकाइयों की क्लास जल्दी ही आपके समक्ष आएगी। इसको लेने के लिए आपको SMS करना 9161 93 60 62 पर आपको SMS कर देना है। ठीक है, आप अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लेकर के भेज दीजिएगा। एक सब्जेक्ट की तैयारी नहीं बल्कि आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। जैसे इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, आपको बता दूं कि आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और वहाँ पर आपको लाइव क्लास जब भी होगी तो उसकी लिंक मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपके एग्जाम टाइम में जो मॉडल पेपर रिविजन क्लास, महामैराथन संग्राम वीडियो मॉडल पेपर महामैराथन क्लास हो गई, ठीक है, महामैराथन क्लास हो गई तो उसकी मिलेगी। इसके अलावा महासंग्राम क्लास मिलेगी। ठीक है, बहुत सारी भी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो महासंग्राम वीडियो मिलेगी आपको। क्लियर। तो बहुत ही बेहतर तरीके से मैं समझाता हूं, बस मेरे मॉडल पेपर महासंग्राम महामैराथन क्लास देख ले और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो बस इतना ही देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप यूनिट वाइज देखें या ना देखें, लेकिन अगर आपको देखना तो वो भी आपके लिए व्यवस्था की जाएगी। हालांकि आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से मॉडल पेपर रिवीजन क्लास महामैराथन क्लास इन सभी की PDF आपको मिल जाएगी जो एग्जाम टाइम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और एग्जाम को ध्यान में रख करके मैं तैयारी करवाऊंगा, क्योंकि अब की बार आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करके आने हैं, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, ये प्रबल दावेदारी है। ठीक है, तो आपको मात्र 100 रुपीज़ में केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि 2 सब्जेक्ट का आपका जो मेजर में है वो सब्जेक्ट दोनों के दोनों, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों पेपर की तैयारी और साथ ही साथ में आपका जो को करिकुलर होता है इसके लगभग में 10 से 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगी। ठीक है, जिसको आपको हल करना होगा और इस तरीके से आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। ठीक है, आपको बता दूं कि को करिकुलर में आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना है, उसकी बेहतर तैयारी आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट पर मिल जाएगी। उसके लिए आपको कहीं से कोई बुक खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चंस जो बताएंगे वहीं से आएंगे, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसके कई सारे जिसको हमने हल करवाया तो वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चले तो देवनागरी के दोष को हम समझते हैं। पहला दोष ये है देवनागरी लिपि का कि द्विरूप वर्ण है। जैसे कि आप देखते हैं गुंग, प्रा, आ, ज्ञा, छत्र, ता, छा, छा, जा, झा, रा, ना, सा, ये सब आप देखते हैं कि 2 शब्दों से मिलकर के या द्विरूप वर्ण है। तो ये गुंग आप देखते हैं, ये शब्द जो है ये ऐसा शब्द, इसको कभी सुना होगा आपने, तो ये देखते हैं ये गुंग, इसका उच्चारण क्या है, ये क्या लिखा है, ये गुंग होता है। गुंग आप देखते हैं संस्कृत में बेसिकली वैदिक साहित्य में शब्द है ये गुंग। गुंग शब्द जो है ये एक प्रकार से, अब इसको ऐसे लिखेंगे तो गुंग लिख जाएगा देवनागरी में, जबकि ये चिन्ह है एक, ठीक है, गुंग का। जैसे आप पढ़ते हैं
कि शांति धव शांतिरिक्ष गुंग शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः सर्वगुंग शांति सामः शांतिरेधि। ठीक है, पढ़ते नहीं है स्वस्ति वाचन में, तो वही गुंग जो है ये इस तरीके से गुंग में आता है। तो ये भी द्विरूप जो वर्ण है इसमें देवनागरी में, ये कुछ दोष उत्पन्न करते हैं। दूसरा दोष है समरूप वर्ण। समरूप वर्ण जैसे कि आप देखते हैं कभी कभी जैसे खा लिखा है, अब यही खा बेटा आप देखते हैं ये खा लिखा हुआ है, लेकिन इसी खा को अगर थोड़ा सा इधर आप लिख करके कभी जल्दबाजी में लिख लें तो ये खा जो है रव बन जाएगा। जैसे कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलता है खतरा, ठीक है, खतरा लिखा रहता है, तो इसी खतरा को हम कैसे पढ़ते हैं, आप देखते थोड़ा सा दूर हो जाए, बस ये हो जाएगा क्या, रउतरा। खतरा को क्या पढ़ देते हैं, रउतरा। अब यहीं पर थोड़ा सा ऐसे करके हो जाए तो ये खतरा हो जाएगा, थोड़ा सा दूर कर दे तो रउतरा हो जाएगा। यानी ये देखिए रा और वा मिल करके तब जा करके खा बनता है, तो रा और वा के मिलने से खा बनता है। ऐसे ही कभी कभी क्या हो जाता है कि घा और धा एक जैसे प्रतीत होने लगते हैं, तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी। ऐसे में बड़ी समस्या हो जाती है कि आप लिखे हैं घा और एग्जामिनर ने पढ़ लिया था तो नंबर आपका गया कट। ठीक है, ऐसे ही माँ में भा, ठीक है, माँ को भा समझ लेना, ये भी एक भ्रम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पे ये भ्रम भी जो है देवनागरी में विद्यमान है और इसका कोई सुधार भी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अनुस्वार और अनुनासिकता के प्रयोग में एक रूपता है। अनुनासिक जैसे कि आप देखते हैं जो नाक से बोले जाते हैं, अनुस्वार माने बूंदी होती है, ठीक है। अनुनासिक व्यंजन जैसे कि आप देख रहे हैं, अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से आपके हो गए, जैसे कि इया हो गया जो नाक के बल से बोले थे, पंचमाक्षर जो है वो अनुनासिक होते हैं, ठीक है। तो अनुनासिकता के प्रयोग में एक रूपता का अभाव है अनुस्वार और अनुनासिकता में। कभी कभी क्या होता है कि अनुस्वार जैसे कि आप लिख रहे हैं, जैसे आपने लिखा गोंडा, अब गोंडा शब्द जो है ऐसे ही लिखते हैं तो ये इसमें अनुनासिक शब्द का प्रयोग हुआ है, ये अड़ा का, ठीक है, अड़ा का। लेकिन यहीं पर गोंडा ऐसे भी आप लिख सकते हैं तब भी आपका सही है, ठीक है। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं गोंडा ऐसे ही लिखा वो प्रतीत होता है, जैसे आपने लिख लिया चंचल, ठीक है, आपने क्या लिख लिया, चंचल लिख दिया। अब ये चंचल जो है ये इस तरीके से लिखा है। अब ये चंचल क्या आप ऐसे भी चंचल लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या चंचल आप ऐसे लिख सकते हैं, चंचल नहीं लिख सकते। क्यों? चूंकि चा वर्ग, चूंकि चा यहाँ पर है, अब चा से पहले अगर ना आता है किसी भी वर्ड में, चा बीच में हो, चा से पहले ना आता है या ना का उच्चारण होता है, तो ऐसे में उसके साथ में इया आएगा, ठीक है। क्योंकि चा छा जा झा इया, चा वर्ग में हम देखेंगे कि पंचमाक्षर उसका कौन है, तो पता चला कि भाई इया पंचमाक्षर है तो इया आएगा। ऐसे ही गोंडा में लास्ट में ये डा लिखा हुआ है, अब टा ठा डा ढा अड़ा, अब डा चूंकि आप देख रहे हैं कि टा वर्ग का है और टा वर्ग का पंचमाक्षर जो है ये डा है, तो जब कभी भी उस वर्ण के आगे ना आएगा तो ऐसे में वो पंचमाक्षर लगेगा, अड़ा लगेगा। ऐसे ही आप चंचल में देख पा रहे होंगे। ऐसे ही और कोई भी शब्द अगर आप ढूंढें, ठीक है, जैसे आपने ढूंढा गंगा, ठीक है, अब गंगा शब्द कैसे लिखते हैं आप, ऐसे लिखते हैं गंगा, ये गंगा बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन ये अनुसार का प्रयोग करके हमने गंगा लिखा, ये चंचल हमने अनुसार का प्रयोग करके लिखा, ये चंचल बिल्कुल गलत है, ये चंचल सही, ये चंचल सही है, ये गोंडा सही है, ये भी गोंडा सही है। लेकिन अब आप गोंडा को ऐसे लिखेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। गंगा ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्या गंगा को आप ऐसे लिख सकते हैं, गंगा को ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। गंगा को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। गंगा सटीक क्या होगा, या तो बूंदी रख करके अनुसार का प्रयोग करो, और अनुनासिक में कैसा प्रयोग करना है आपको, गंगा, देखिए गा गंगा आपने कभी लिखा हुआ देखा है ऐसे, ये गंगा बिल्कुल सही होता है, आपको गलत लग रहा होगा लेकिन ये सही इसलिए है क्योंकि का खा गा घा अंगा, और यहाँ पर देखिए गा शब्द है और लास्ट में जब आधा आधा ना की बात आती है, गा से पहले या घा से पहले या का से पहले, का वर्ग के जितने भी अक्षर है तो उसमें पंचमाक्षर जो आपका का खा गा घा अंगा होता तो वहाँ पर अंगा लगेगा, तो इसलिए जाकर के ये गंगा बनेगा। अब यह गंगा सही है, या तो ये गंगा सही है या तो ये गंगा सही है, बाकी जितने भी गंगा आप जो है अनुनासिकता का प्रयोग करके लिखेंगे सब गलत हो जाएगा, अनुस्वार, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि मैंने आपको कई सारी चीज़ों को बताया। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही बारीकी के साथ जाननी जरूरी होती है, क्योंकि कभी भी आप किसी से पूछ सकते हैं और वह व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं जान पाएगा, भ्रमित हो जाएगा, और आप उसकी मज़े भी ले सकते हैं इस बात को लेकर के कि भाई बेटा चंचल लिखो। अब चंचल लिखने बच्चा ये लिख मतलब डालते ये लिखेगा, ये नहीं लिख पाएगा, चंचल बेटा ऐसे लिखेगा बच्चा, ठीक है। लेकिन ये भी सही है, लेकिन आप उससे पूछ लीजिए ये भी चंचल लिख करके दीजिए, ये भी चंचल लिख दीजिए,
और जो भी 4-5 टाइप के चंचल होते हैं, लेकिन सही कौन सा? ये दोनों सही हैं। आप उनसे पूछो कि भाई ये क्यों लिखा जाता है, तो उसका रीजन उनको नहीं पता है। इसलिए लिखा जाता है चूंकि चा वर्ग आया, और चा से पहले जब भी ना आएगा तो इया आएगा, छा से पहले जब भी ना आएगा तो इया आएगा। उसमें आधा की बात मैं कर रहा हूँ, आधे चीजों की, ठीक है। जैसे आधा ना, आधा आधा ना, तो इस तरीके से आएगा चीजें वो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आई चीजें, और ये बहुत बारीकी के साथ मैंने आपको समझाया। आगे देखते हैं, चौथा दोष क्या है बेटा? चौथा दोष है त्वरापूर्ण लेखन नहीं है, लेकिन क्योंकि लेखन में हाथ बार बार उठाना पड़ता। त्वरापूर्ण लेखन का मतलब क्या होता है? त्वरा माने होता है एक्सीलरेशन, यानी तीव्र गति से आप हिंदी को नहीं लिख पाते हैं, देवनागरी लिपि को नहीं लिख पाते, क्योंकि इसमें हाथों को अपने आपके बार बार उठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है उसका सिरोरेखा खींचनी पड़ती है, यानी ऊपर वाली लाइन खींचनी पड़ती है। जैसे आपने ऐसे लिखा राम, अब ये राम लिख करके आपने छोड़ दिया तो ये राम भी सही है, लेकिन अगर यही राम आप लिखेंगे इस तरीके से और सिरोरेखा पालेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन राम ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इस वजह से सिरोरेखा का प्रयोग दुनिया के किसी लिपि में नहीं है, केवल देवनागरी में है सिरोरेखा, जो कि उसको एक अलंकृत बनाती है, शब्दों को देखने में अच्छा प्रतीत होता है। क्लियर? तो यही सब चीजें हैं। तो अंग्रेजी में लिखने में थोड़ा सा कम समय लगता है, देवनागरी लिपि में, देवनागरी में ज्यादा लगता है। जैसे आपने लिखा ये राम, ठीक है। अब राम ऐसे लिख दिया आपने, ऐसे हाथ भी नहीं उठाना पड़ा, तो अंग्रेजी में कोई भी चीज लिखेंगे तो बड़ा सरल लगेगा। तो इसी वजह से बच्चे अंग्रेजी का पेपर जल्दी लिख पाते हैं कापी, और हिंदी की कापी लिखने में उनको कठिनाई होती है, क्योंकि उनको मात्रा लगाना पड़ता है, सिरोरेखा खींचना पड़ता है, बार बार हाथ उठाना पड़ता है, जो इनके शब्द हैं थोड़े से टाइट होते हैं। तो इस वजह से आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा समय लगता है। त्वरा लेखन इसका नहीं, त्वरा लेखन माने कि तीव्र गति से इसको लिखने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। ये दोष है इसका। पांचवा दोष है कि ई की मात्रा जो है वो लेखन वर्ण के पहले बार उच्चारण करने के बाद, जैसे कि आपने, मैं बताऊं, अगर इसका ई की मतलब मात्रा का उच्चारण पहले होना चाहिए, मतलब पहले नहीं ना होकर के बाद में होता है, लेकिन मात्रा पहले लगती है। जैसे कि आपने लिख दिया लिखित, अब हमने लिख दिया लिखित, ठीक है। अब समझे, ये छोटी की मात्रा यहाँ पर आप देख रहे पहले आ गई, छोटी की मात्रा पहले है, लेकिन पहले हम उच्चारण किसका करेंगे? ला का, चूंकि ला के लिए छोटी की मात्रा आई है। खा का उच्चारण पहले करेंगे, चूंकि ये इस मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन मात्रा ये पहले आई है। देखिए आप किसको क्या पढ़ते हैं? लिखित, ना की पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ना कैसे चाहिए इसको? देखिए इल इखत, इल इखत, इल इखत पढ़ेंगे इसको, लेकिन क्या पढ़ते हैं? लिखित पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से दोष कोई नहीं है। हालांकि ये थोड़ा सा अब चलता आ रहा है शुरुआत से, इस वजह से हम देख पा रहे हैं, क्योंकि मात्रा पहले आई, लेकिन उसका उच्चारण हम वर्ण के बाद में करते हैं, ठीक है, व्यंजन के बाद में करते हैं। ला पहले पढ़ते, ल, फिर उसकी मात्रा लगेंगे लिखित, ल ई, ली बन जाता, तो फिर ली, और फिर खा, फिर ई, लिखित, इस तरीके से। और अगर नहीं, ऐसा नहीं होता तो फिर पहले हम ई की मात्रा का उच्चारण करते, फिर ला का, फिर ई की मात्रा का, फिर खा का, फिर ता का उच्चारण करते। तो यही यहाँ पर चीजें बताई गई हैं कि वर्णों के मतलब कि ई की मात्रा का लेखन जो है वर्ण के पहले आता पर है, लेकिन उच्चारण बाद में होता है। छठा दोष यह है कि वर्णों के संयुक्तिकरण में रा के प्रयोग को लेकर के भ्रम की स्थिति होती है। कभी कभी आप देखते हैं सर रा, अब आपने देखा कि रा को लेकर के कभी कभी रा आप देखते हैं, जैसे आपने लिखा वर्णन, अब वर्णन में आप देखते रहे कि ऊपर रा लग गया। आपने लिखा प्राप्त, अब प्राप्त में रा नीचे लग गया, ठीक है। इस तरीके से आप देखते होंगे कि कई सारी चीजों में आपने लिखा आदर्श, ठीक है, आदर्श। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दर्श जो है यहाँ पर सा लगेगा कि यहाँ पर सा लगेगा, इसमें कंफ्यूजन होती है। तो ऐसे में रा, आधा रा को लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन इसमें होता है। तो यह भी एक दोष है देवनागरी लिपि का। इसके अलावा अगला दोष है सातवां कि वर्णों के संयुक्त करने की कोई निश्चित व्यवस्था भी नहीं है। वर्णों को संयुक्त करने की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसमें सुधार किया गया है। कुल मिलाकर के 403 टाइप होने के कारण से टंकण मुद्रण में कठिनाई होती है, यानी टाइपिंग में, प्रिंटिंग में थोड़ा कठिनाई होती थी देवनागरी लिपि को लेकर के, लेकिन अब जो है बहुत सरल तरीके से जिसकी जो है टंकण मुद्रण सब हो रहा है। अगली विशेषता इसकी, या अगली दोष ये है कि सिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक अलंकरण के लिए किया जाता है। सिरोरेखा मतलब कि जैसे आपने राम लिखा, मैंने आपको समझाया था, तो ये ऊपर डंडी खींचना जो होता है, यही डंडी, यही सिरोरेखा कहलाती है। यही क्या है बेटा? ये सिरोरेखा है, ठीक, क्या है? सिरोरेखा।
अब देखिए इस पे हमने सिर रेखा नहीं खींची, सिर रेखा पर, तो आपको क्या लग रहा है, बेकार सा लग रहा होगा ना, लेकिन अगर इसको हमने खींच दिया तो ये देखिए कितना अच्छा प्रतीत हो रहा है। यानी कि ये अच्छा दिखने के लिए केवल सिर रेखा खींचा जाता है, बाकी उसका मतलब कुछ भी नहीं होता है। क्लियर? मतलब नहीं होता, बस केवल अच्छा दिखने के लिए खींचा जाता है। 10वीं विशेषता ये, मतलब कि 10वां दोष ये है देवनागरी लिपि का कि अनावश्यक वर्ण इसमें, जैसे कि ऋण का प्रयोग बहुत कम होता है, अनावश्यक ही है। जैसे ये वाला, ये इसका प्रयोग बहुत अनावश्यक है। लू का प्रयोग अनावश्यक है। ये शब्द, ये गुंग, सा, इन सभी का प्रयोग आज आप देख रहे हैं, इन्हें कोई शुद्ध उच्चारण के साथ उच्चारित नहीं कर पाता। जैसे इसी सा की बात कर ले, इस सा आता है तो इसमें हम इसका सा का उच्चारण खा के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे जय गजबदन खडानन माता, अब खडानन कैसे लिखते हैं, खडानन, ठीक है, खडानन, ठीक है। अभी इसको पढ़ते क्या, खडानन, लेकिन लिखा क्या है, सड़ानन, लेकिन पढ़ते क्या, खडानन। तो इस वजह से ये थोड़ा सा दोष हो जाता है, तो इसका उतना प्रयोग होता नहीं आजकल, ठीक है। लेकिन फिर भी ये वर्ण बेमतलब के पड़े हुए हैं, तो ये चीजें, ये इसका दोष हुआ। तो गुण और दोष आपने समझ लिया, नामकरण आपने देख लिया, इसका स्वरूप समझ लिया। अब देवनागरी लिपि में किए गए तमाम सारे सुधार जो विद्वानों के द्वारा किए गए हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला सुधार किया गया बेटा किसके द्वारा, सबसे पहले सुधार किया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक की अगर बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा तिलक फांट जो है आया, और ये तिलक फांट की अगर बात की जाए तो तिलक फांट 1904 या 1904 से 26 आप देख रहे हैं तिलक फांट की व्यवस्था की। फांट माने होता है लिखने की शैली, किस तरीके से लिखना है, ठीक है। बड़ा, छोटा, टेढ़ा, मेढ़ा जैसे लिखने की कला होती है, उसी को फांट कहते हैं। इसके अलावा सावरकर बंधुओं का आ की 12 खड़ी लाना। 12 खड़ी क्या होता है, कक्का, किक्की, कुक्कू, के, कै, को, काऊ, कंका, यानी मात्राओं को लेकर के इस तरीके से 12 खड़ी। इसके अलावा श्याम सुंदर दास का पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव। अनुस्वार मैंने आपको बताया ही था, आपका अनुस्वार क्या होता है, जैसे कि श्याम सुंदर दास का पंचमाक्षर के बदले, पंचमाक्षर क्या है, जो 5वां अक्षर होता है, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, तो अंगा एक पंचमाक्षर हो गया, ठीक है। फिर चाचा झा, इया पंचमाक्षर हो गया, ठीक है। डाढ़ा डाढ़ा आड़ा, टाठा डाढ़ा आड़ा, और तथा धन्ना, पाफा पाफा मा, ये सब क्या है, ये पांचों अक्षर जो हैं बेटा, ये क्या कि ये इसी को पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पंचमाक्षर कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें आप देखते हैं इन सभी पंचमाक्षर के स्थान पर मात्र एक चीज का प्रयोग करने के लिए बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा, और वो शब्द क्या था, वो था बूंदी। यानी जैसे आपने लिखा चंचल, मैंने आपको बताया था चंचल, अब चंचल में हमको इया शब्द का प्रयोग करने में थोड़ा सा अजीब लगता है, ये चंचल अलग नहीं लगता। जैसे गंगा लिखने में, अब गंगा लिखने में हमको इस तरीके के गंगा लिखना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमको गोंडा लिखना पड़ रहा है, तो गोंडा में हमको ये लगाना पड़ा, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो इसीलिए इसको ऐसे ना लिख करके इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस चंचल को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा। इस गंगा को हम ऐसे लिख सकते हैं, गंगा, ठीक है। इस गोंडा को हम ऐसे लिख सकते हैं, गोंडा, ठीक है, बिंदी रख करके। तो यानी कि पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग जो है देने का काम किया, अनुसार के सुझाव दिया, वो बाबू श्याम सुंदर दास ने दिया। और मेरे हिसाब से सुझाव ठीक है, लेकिन ये सुझाव फॉलो बहुत कम ही होता है, ठीक है। इसको लेकर के कई दोष भी सामने आते हैं, लेकिन फिर भी ये बड़ा जबरदस्त तरीका इन्होंने बताया था। इसके अलावा गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ अलग रखने का सुझाव दिया था, ठीक है, कि मात्राओं को आप दाहिने तरफ अलग रखें वर्ण मतलब व्यंजनों से, ठीक है। अगला सुझाव दिया गया श्रीनिवास के द्वारा। इन्होंने कहा कि महाप्राण वर्ण के लिए अल्प प्राण के नीचे चिन्ह लगाने का सुझाव दिया। महाप्राण वर्ण के लिए, महाप्राण वर्ण जैसे कि आप देखिए जो ज्यादा वायु निकालते हैं, जैसे खा, घा, ये सब महाप्राण है, ठीक है। तो महाप्राण वर्ण के लिए अल्प प्राण के नीचे कोई चिन्ह लगा करके उनको महाप्राण बना दिया जाए, ताकि वर्णमाला थोड़ी कम हो जाए, ऐसा सुझाव श्रीनिवास का था। इसके अलावा हिंदी साहित्य सम्मेलन का इंदौर अधिवेशन हुआ, और उसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर। उनके संयोजकत्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया 1935 में, और उसकी कई सारी सिफारिशें आई इसको सुधार के लिए हिंदी की देवनागरी लिपि में। इसके अलावा काशी नगरी प्रचारणी सभा के द्वारा जो आ की 12 खाड़ी और श्रीनिवास का जो सुझाव था, श्रीनिवास का महाप्राण वर्ण के लिए अल्प प्राण के नीचे चिन्ह लगा करके उसको प्रयोग किया जाए, कि जैसे का है, अब का भी लिख रहे हैं और खा भी लिख रहे हैं। जैसे अंग्रेजी में क्या है, इसी का के लिए के शब्द का प्रयोग, खा के लिए कोई विशेष शब्द नहीं, खा के लिए के शब्द का प्रयोग है। तो ऐसे ही का के लिए एक प्रकार से का शब्द तो हो ही रहा है, तो ये अल्प प्राण है। अब महाप्राण के लिए इसी अल्प प्राण के नीचे कोई चिन्ह लगा दे, या इसमें थोड़ा सा कुछ चिन्ह या बड़ा ऐसे का हलंत लगाते हैं, तो इसे इधर का एक चिन्ह लगा दे कि भाई ये बड़ा है, का से बड़ा वाला है, यानी खा है। तो ऐसे में खा और
जो महाप्राण ध्वनियां हैं 5 5 10 12 वो सब खत्म हो जाएंगी। ठीक है, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर ऐसे चिन्ह बना करके हम इसको वर्णमाला की जो विशालता है देवनागरी की उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात दी। इसका सुझाव जो था वो काशी नगरी प्रचारणी के द्वारा जो सुझाव था श्रीनिवास का, और जो आ की 12 खड़ी का जो सुझाव दिया गया था उसको सब समाप्त कर दिया गया। ये अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया 1945 में। वहीं उसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गठित आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन हुआ 1947, और उसकी सिफारिशें तमाम सारी आई। वो भी एक प्रकार से इसको लेकर के, इसके सुझाव को लेकर के थी। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय के देवनागरी लिपि संबंधी प्रकाशन हुआ। मानक देवनागरी वर्णमाला का प्रकाशन 1966 में, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण हुआ 1967 में, देवनागरी लिपि तथा हिंदी की वर्तनी का मानकीकरण हुआ 1983 में। और इस तरीके से हिंदी की जो देवनागरी लिपि है ये प्रतिष्ठित होती चली गई और आज हमारे समक्ष इस तरीके से आई है। ठीक है, अब इसका विकास कैसे हुआ इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। बारीकी के साथ चीज़ों को आपको बताने का प्रयास रहेगा। ठीक है, इसका विकास कैसे हुआ, इसके विकास को भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि का विकास। देखिए, नागरी लिपि का प्रयोग ईसा की 6ठी शताब्दी के अंत तथा 7वीं शताब्दी के आरंभ से पाया जाता है। 10वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक इसका विकास हुआ। 12वीं शताब्दी से लेकर के अब तक नागरी लिपि प्रायः इसी रूप में चलती आ रही है और इस तरीके से इसका विकास हुआ। ओझा नाम के एक विद्वान है, उनका कहना है, अवध ओझा जी नहीं, दूसरे ओझा जी हैं, इन्होंने कहा कि ईसवी सन 17वीं शताब्दी की उत्तरी भारत की नागरी लिपि में कुटिल लिपि की खास करके नाई, आ घा पा मा या सा और सा के लिए सिर 2 अंशों में विभक्त मिलते हैं, परंतु 11वीं शताब्दी में वे दोनों अंश मिला करके सिर की एक लकीर बन जाते हैं और प्रत्येक अक्षर का सिरा उतना लंबा रहता है जितने की अक्षर की चौड़ाई होती है। 11वीं शताब्दी की नागरी लिपि वर्तमान नागरी से बिल्कुल मिलती जुलती है और 12वीं शताब्दी से वर्तमान नागरी लिपि बन जाती है और 12वीं शताब्दी से लगातार अब तक नागरी लिपि बहुधा एक ही रूप में प्रचलित रही है और आ रही है लगातार वैसे ही। ठीक है, 10वीं शताब्दी में प्रचलित नागरी लिपि के अनेक वर्ण आधुनिक वर्णों से बिल्कुल भिन्न मिलते हैं। देवनागरी लिपि के वर्णों के क्रमिक विकास में प्रारंभिक रूप ब्राह्मी के हैं, पुनः विकास क्रम में गुप्त और कुटिल लिपि का भी योगदान है। इस प्रकार ब्राह्मी लिपि ही गुप्त और कुटिल लिपियों के माध्यम से होकर के आधुनिक में देवनागरी लिपि में आकर के कन्वर्ट हो जाती है और इस तरीके से देवनागरी लिपि हमारे समक्ष आती है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में अब तक जो परिवर्तन हुए हैं उनके अध्ययन से के फलस्वरूप डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, जो कि बहुत अच्छे भाषा वैज्ञानिक हैं, 5 प्रमुख बातों का उल्लेख किया है और उन 5 बातों के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। वो 5 बातें उन्होंने कौन कौन सी कही भोलानाथ तिवारी जी ने, उनको समझते हैं। सबसे पहली बात भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं इसके विकास क्रम में कि नागरी लिपि क्रमशः जटिलता की ओर गई है, यानी कि सरलता से जटिलता की ओर इसका विकास हुआ है और यह आगे भी इसी ओर प्रयत्नशील है, यानी आगे भी ये अपनी कठिनता से कठिनता की ओर अग्रसर है, जा रही है। ठीक है, दूसरी बात भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं कि धीरे धीरे शिरोरेखा का प्रयोग कम होता जा रहा है। शिरोरेखा मतलब कि जैसे ये मैंने आपको बताया था ये राम है, तो ये शिरोरेखा जो है ऊपर की, अब लोग इसको ना लिख करके, चूंकि समय ज़्यादा लगता है इस वजह से ऐसे राम लिख करके अपना मामला आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तीसरी बात विराम चिन्हों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। विराम चिन्ह पहले हिंदी में नहीं थे, इसको अन्य भाषाओं से विराम चिन्ह को देवनागरी में ग्रहण किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कॉमा हो गया, कामा का प्रयोग हो गया, या फिर फुल स्टॉप कामा का प्रयोग हो गया, या फिर फुल स्टॉप की बात हो गई, तो ये सब या फिर योजक चिन्ह की अगर बात की जाए, ये योजक चिन्ह हो गया, तो इन सभी का प्रयोग खास करके अब लिपि में किया जा रहा है अपने, यानी कि संगम तो अब लिपि का एक अंग ही बन गया है। हर लिपियों से कुछ ना कुछ ग्रहण किया जा रहा है, सीखा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से तमाम सारी चीजें हम सीख पा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की, चौथी बात भोलानाथ तिवारी जी जो कहते हैं वो कौन सी थी? चौथी बात भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं कि पंचम अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। अनुस्वार माने जैसे मैंने बताया कि भाई गंगा जो लिखते हैं इस तरीके से, गंगा लिखना कौन लिखता है? गंगा, आप ऐसे कभी गंगा लिखते हैं या आप कभी चंचल ऐसे लिखते हैं? ठीक है, कभी चंचल ऐसे लिखा हुआ आपने देखा या आप लिखते हैं? या गोंडा तो मान लेते हैं आप ऐसे लिख भी देते हैं, लेकिन सभी बच्चे चाहते हैं कि गंगा को हम ऐसे लिख दें गंगा, ठीक है, चंचल को हम ऐसे लिख दें चंचल, यानी बिंदी रख करके सभी चाहते हैं, गंगा गोंडा को हम ऐसे लिख दें गोंडा। ठीक है,
तो इस तरीके से सभी लोग चाहते हैं। तो ये यानी कि जो पंचमाक्षर अनुस्वार है, इसके स्थान पर हमको सरलता होती है बेटा, हमको मतलब कि जो अनुनासिक पंचम अनुनासिक अक्षर है, खास करके पंचमाक्षर है, चाहे वो अणगा की बात करें, चाहे वो या की बात करें, या अड़ा की बात करें, या माँ की बात करें, ना की बात करें, उसके स्थान पर हमको एक प्रकार से बिंदी रखने में ज़्यादा सरलता का अनुभव होता है, और ये चीज़ हम करते रहे हैं। यही बात भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं कि अनुनासिक पंचमाक्षर के स्थान पर अनुसार का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बढ़ ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर, समझ में आ रही चीजें? तो इसको आप सभी लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो ये बात भोलानाथ तिवारी जी ने कहा कि भाई जो पंचम अनुनासिक है, उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। जो हिंदी की देवनागरी लिपि है, यह देवनागरी लिपि जो है बेटा, यह एक प्रकार से सरलता से जटिलता की ओर बढ़ रही है। इसमें कॉमा का प्रयोग या फुल स्टॉप का प्रयोग, विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत कम था, लेकिन दूसरी भाषाओं से या दूसरी लिपियों से इसको ग्रहण किया जा रहा है। बहुत कुछ सीख रही है, लगातार अन्य लिपियों से सीख रही है, अन्य लिपियों को सिखा रही है, कई सारी चीजें हैं। ठीक है, इसके अलावा पांचवी बात भोलानाथ तिवारी जी ने कहा कि विदेशी ध्वनियों के आधार पर हम जैसे डा, ढा, जा, फा, का, खा, बा, जैसे डॉक्टर होटल यानी डॉक्टर का जो चिन्ह है वो, ये सब कई नए चिन्ह को हम अपना लिए हैं। जैसे कि आप देखते हैं डा, ढा, ये सब आगत व्यंजन है, विदेशों से आए हैं। जा, फा, का, खा, बा, ये सब फारसी शब्दों से, मतलब कि फारसी वर्ण है। ठीक है, इन सभी को हमने ग्रहण किया है। क्लियर, इसके अतिरिक्त मुद्रण और टंकण की सुविधा के विचार से भी कई परिवर्तन किए गए हैं, खास करके देवनागरी लिपि में, चूंकि मुद्रण में कठिनाई होती थी। ऐसे में इनको लिखने के लिए कई प्रकार के चेंजमेंट किए गए हैं। जैसे कि पहली बात, संयुक्त व्यंजनों के ऊपर नीचे के मिले हुए रूपों को बदल करके आगे पीछे कर दिया गया है। जैसे पहले क्या होता था, जो संयुक्त अक्षर होते थे उनमें नीचे ऊपर करके, जैसे आप देखते हैं, जैसे आपको लिखना है, जैसे लिखना है मट्ठा, तो मट्ठा ऐसे लिखा, ऐसे जो है लिख सकते हैं आप। तो ऐसे मट्ठा अब आजकल लिखा जा रहा है, लेकिन पहले मट्ठा कैसे लिखते थे? पहले मट्ठा ऐसे लिखते थे। ठीक है, इस तरीके से मट्ठा लिखते थे। यानी कि कहा जा रहा है कि जो संयुक्त व्यंजन थे पहले इस तरीके से लिखे जाते थे, या जो भी था मतलब कि उसके नीचे ऊपर करके लिख दिए जाते थे। अब उसी चीज को ऊपर नीचे ना लिख करके, चूंकि टंकण और मुद्रण में कठिनाई ना हो, इस वजह से इसको आगे पीछे करके लिख देते। जैसे टा, पहले आधा टा हमने लिख दिया हलंत लगा करके, और फिर ठा लिख देते। तो ये भी मट्ठा बिल्कुल सही है, और ये भी मट्ठा बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों मट्ठा सही रूप में लिखे हुए हैं। लेकिन चूंकि टंकण में, मुद्रण में, यानी टाइपिंग वगैरह में, छपाई वगैरह में ये ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ऊपर नीचे करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। जैसे आप देखते हैं कभी कभी आप देखते हैं जैसे कि रक्त लिखना हुआ, तो ऐसे रक्त लिखा जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसी मतलब कि इसी काम में ऐसे ता जोड़ करके इस तरीके से बना देते हैं, कुछ इस तरीके से। अब मुझे ध्यान नहीं आ पा रहा, बाकी बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसमें आप देखते हैं कि कई सारी चीज़ें मिला करके उसमें ऊपर नीचे करके लिख देते हैं, तो वो चीज़ें अब खत्म हो रही हैं। इसके अलावा षटकोण वाले सा के स्थान पर खा का प्रयोग कर लेते हैं लोग, जैसे जय गजबदन खडानन माता। हिंदी साहित्य में अवधि जो परंपरा रही, अवधि में रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ लिखा गया, श्री रामचरितमानस, तो उसमें आप देखते हैं श्री रामचरितमानस में बेटा कि खडानन शब्द आता है। अब उसको खडानन को हम खडानन ही पढ़ते हैं, मतलब कि सडानन लिखा था, इसको खडानन पढ़ते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं कि सा का उच्चारण जो है हम खा के रूप में कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ लोग फारसी अरबी के शब्दों के नीचे बिंदी नहीं लगाते हैं, क्योंकि अरबी फारसी के शब्दों में के नीचे बिंदी लगती है, उसकी ध्वनि को हिंदी के अनुरूप बना लेते हैं। जैसे कि कागज, अब कागज में यहाँ पर जा के नीचे बिंदी रहनी चाहिए। ठीक है, जा, अब इसको हम पढ़ते कैसे, कागज, लेकिन पढ़ना कैसे चाहिए, कागज। ठीक है, ऐसे लिखा होता है वो। जरूरत, क्या लिखा, जरूरत, अब जा के नीचे हमारे बिंदी होनी चाहिए, जा। वो वास्तव में जा अलग है हिंदी का, देवनागरी का, लेकिन अरबी फारसी का वो जा होता है, जा। ठीक है, क्योंकि उनका उच्चारण दूसरा होता है अरबी फारसी वालों का। तो ये क्या पढ़ेंगे, जरूरत, क्या है ये, जरूरत। ठीक है, कभी गजल गायकों को आप देखें तो बहुत जबरदस्त तरीके से गाते हैं। तो ये जा जो है वो वही जा है, गजल वाला जा है। ठीक है, तो जरूरत। ऐसे ही आप देख रहे हैं आतिशबाजी, ठीक है, फकीर,
अब का के नीचे यहाँ पर बूंदी होनी चाहिए, फा के नीचे बूंदी, का के नीचे बूंदी, फकीर। ऐसे ही जो है खा के नीचे बूंदी, खलक, का के नीचे बूंदी। इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो ये चीजें जो है इनके नीचे की बिंदी हटा करके हिंदी में हम प्रयोग कर लेते हैं, जैसे कागज, जरूरत, आतिशबाजी, फकीर, कलक, इसमें बिंदी नहीं रखते हैं। ठीक है, हमारे विचार से यह प्रयास बिल्कुल भ्रमपूर्ण होता है। हम ये जान ही नहीं पाते हैं, या हिंदी के या देवनागरी के बच्चे जान नहीं पाते हैं कि ये कागज लिखा है या कागज लिखा है। उच्चारण हम कागज ही करते हैं, जो कि हमारे सरलता जो जिसमें आती है हम उसको चीज़ों को करते रहते हैं। जैसे कि तत्सम तद्भव शब्दावलियाँ आप पढ़ेंगे आगे चल करके, तो वो चीज़ें सरलता की ओर ही आगे बढ़ी। जैसे कि आप हिंदी में पढ़ते थे दुग्ध, मतलब कि दुग्ध शब्द संस्कृत का था, लेकिन उसी दुग्ध को हम कैसे पढ़ते हैं, उसी दुग्ध को बेटा हम पढ़ते हैं दूध, दुग्ध से दूध बन गया। ठीक है, ऐसे ही छा, जो छा शब्द था आपका क्षीर था, अब वो क्षीर जो है खीर में बदल गया, तो खीर आपका तद्भव शब्द हो गया और क्षीर आपका तत्सम शब्द हो गया। तो इस तरीके से तमाम सारी चीजें हैं। ठीक है, तो हमारे विचार से यह भ्रमपूर्ण प्रयास है। इससे भाषा का स्वरूप दूषित होता है तथा विकृत उच्चारण को प्रोत्साहन प्राप्त होता है, और जो उच्चारण हो रहा है उसमें उसको कोई रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि यह उच्चारण जो है चूंकि उसी जैसे वर्ण है तो उसका उच्चारण वैसे ही होता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है, उतना ही पुराना है जितना हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास है। यानी जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास हम मानते हैं कि भाई 1000 ईस्वी से शुरू होता है, ऐसे ही आप मान करके चलो कि जो ये इतिहास है आपका हिंदी की लिपि देवनागरी का, उतना ही पुराना देवनागरी लिपि का भी इतिहास है, जितना पुराना हमारे ये एक प्रकार से इतिहास ये पुराना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इस तरीके से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। देवनागरी लिपि की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार से बड़ी फेमस लिपि है। देवनागरी में कई प्रकार की त्रुटियां भी सामने आती हैं। ठीक है, इसको लेकर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बताने का प्रयास जरूर करूंगा आगे चल करके। तो यह लिपि समय की आवश्यकता के अनुसार निरंतर विकासशील है। लगातार जैसे जैसे इसको समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन होना होता है, ये अपने परिवर्तन के हिसाब मतलब कि अपने आप को बदल लेती समय के साथ। यह एक अत्यंत जीवंत, महत्वपूर्ण, लोकप्रिय और समर्थ लिपि है, जिसमें एक प्रकार से हर एक चीज़ विद्यमान है। इसका प्रयोग क्षेत्र जो है बहुत ही व्यापक है, अत्यंत व्यापक है। इसमें किसी प्रकार की कोई जो है कमी नहीं है। यह लिपि अपने आप में पूर्ण समर्थ है। बहुत सारी जनता इसको पसंद करती है, यानी लोकप्रिय है, महत्वपूर्ण है, अपने आप में वैज्ञानिकता को शामिल किए हुए है। ऐसी इस समय की, इसके तत्कालीन समय की कोई लिपि नहीं है जो इसके टक्कर में एक समय के लिए रुक भी पाए। यानी देवनागरी लिपि जो है सबसे परफेक्ट और सबसे जबरदस्त लिपियों में से एक लिपि मानी जाती है। और वैसे इसके समकालीन कोई ऐसी लिपि नहीं जो कि इतनी वैज्ञानिकता को अपने आप में समाहित करती हो। ठीक है, इसी वजह से कई सारी भाषाओं को अपने आप में समेटे हुए कई सारी भाषाएं इस लिपि में जो है लिखी जाती हैं। ठीक है, चाहे मराठी, नेपाली, ठीक है, संस्कृत, हिंदी, ऐसी बड़ी बड़ी भाषाएं। हेडिंग डालेंगे नागरी लिपि एक आदर्श लिपि अथवा वैज्ञानिक विशेषताएं। क्योंकि अभी तक हमने देवनागरी लिपि के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझी, लेकिन अब वो एक प्रकार से एक आदर्श लिपि है या नहीं है, वैज्ञानिकता पर खरी है कि नहीं है, इसको थोड़ा सा परखते हैं। ठीक है, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही फेमस चीज़ें हैं ये। लिखेंगे नागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जो किसी आदर्श लिपि में ही देखी जा सकती हैं। वो सारी लिपियां इसमें हैं जो एक अच्छी लिपि में आपको दिखती हैं। ठीक है, पहली बात, नागरी लिपि अर्ध अक्षरात्मक लिपि है। कैसी है? अर्ध अक्षरात्मक लिपि है। अर्ध माने आधी अक्षरात्मक है, आधी वर्णात्मक है, यानी दोनों तरीके की विशेषताओं को फॉलो करने वाली है। तो देवनागरी लिपि कैसी है बेटा? देवनागरी लिपि अपनी कैसी है? तो ये अक्षरात्मक लिपि है। इसमें क्या है? इसमें 14 स्वर की व्यवस्था है तथा संध्याक्षर हैं कुछ। 34 मूल व्यंजनों को मिलाकर के कुल 48 चिन्हों का प्रयोग होता है। व्यंजनों को ही यहाँ पर अक्षर की संज्ञा भी दी जाती है। और इस तरीके से ये पहली विशेषता है किसी आदर्श लिपि की। दूसरी बात, नागरी के वर्णों का क्रम, देवनागरी के वर्ण अत्यंत वैज्ञानिक है। व्यंजन जैसे कि व्यंजन वर्ण से का, कंठ वर्ग जो है आपका, ये कंठ वर्ग हो गया, तालु हो गया, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है। अब कंठ वर्ण में आप देखते हैं जितने भी का वर्ग है आपके, का, खा, गा, घा, ठीक है, अंगा, ये पूरे आपके का मतलब कंठ से निकलते हैं, तो यहाँ से निकलते हैं। फिर इसके बाद में आपका चा, छा, जा, झा, ये आपके किससे निकलते हैं? तालु से। ठीक है,
चा, छा, जा, झा, इया, ये सब कहाँ से निकलते हैं? आपके तालु से निकलते हैं, तालव्य व्यंजन है ये। मूर्धा से निकलता है आपका टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, तो ये सब आपके कैसे व्यंजन है? ये सब मूर्धन्य व्यंजन है। दंत से आपके ता, था, दा, धा, ना निकलते 5 व्यंजन ये, तो ये आपके दंत दंत व्यंजन है, ठीक है। ऐसे ही आपके ओठ से क्या निकलते हैं? जैसे पा, फा, बा, भा, मा। आप उच्चारण करिए एक बार, पा, फा, बा, भा, मा, दोनों ओठ आपस में चिपक रहे हैं ना, ऐसे। आप का उच्चारण करें एक बार कंठ से, का, यहां पर छुए, का, खा, गा, घा, अंगा, तो यहां से निकल रहा है ना। ऐसे ही चा का उच्चारण करें तो आप जाके तालू से जाकर के आपकी जीभ टच होगी, चा, चा तालू से टच हो रही, चा, छा, जा, झा, इया, ठीक है, समझ रहे हैं। ऐसे ही आप टा जो बोले, अब टा जाकर के मूर्धा से आपका जीभ टकरा रही है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ठीक है। ऐसे ही आप ता बोले जो है दंत व्यंजन देखें तो आप देखें ता बोलेंगे तो जीभ आपकी दांत से टकराएगी, ता, था, दा, धा, ना, सब में जीभ आपकी दांत से टकराती है। आपकी अगर हिम्मत हो तो आप ये कर लो कि दांत से आपकी जीभ ना टकराए ये 5 व्यंजन बोलने में, ता वाला, या पा बोलने में आपका ओठ न टकराए। आप बोलो पा बिना ओठ में ओठ टच किए, पा, पा, फा, बा, भा, मा, सब में टच होगा, बिना टच हुए आप बोल ही नहीं पाओगे। तो ये देखिए इस तरीके की व्यवस्था है, ऐसे किसी लिपि में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये चीजें इसमें पूरी वैज्ञानिकता को इसको दिखाती हैं, ठीक है। तो ये सारे दंत ओष्ठ उच्चारित होते हैं जिन्हें क्रमशः का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ठीक है, ये सब कहते हैं। क्लियर, जो मैंने आपको पूरा लिख करके भी आपको समझा दिया। तीसरी विशेषता यह है कि स्वरों के लिए मात्राएं निश्चित हैं। यहाँ पर क्या है? स्वरों के लिए मात्राएं निश्चित करी गई, हर स्वर के लिए मात्राएं हैं जो व्यंजनों के साथ स्वरों के संयोग के समय प्रयुक्त होती है। जैसे कि अगर आप देखें ये का चीजें लिखी है तो ये क्या का अकेले में नहीं लिखा हुआ है, ये का नहीं लिखा हुआ है। वैसे हर एक व्यंजन अपने आप में अपूर्ण होता है जब तक उसमें स्वर नहीं मिलता है। जैसे कि ये का कब बनता है सही से? जब इसमें ये का हलंत है, आधा का है, जब इसमें छोटा आ की मात्रा जुड़ती है तब जाकर के ये पूरा का बनता है, ठीक है। तो ये का हो, अभी तक ये क है, तो हर एक व्यंजन में छोटा आई की मात्रा लुप्त भी होती है। इसके अलावा इसमें वर्णों के नाम जो उनका उच्चारण है, जैसे कि का, ख, ग, चा आदि, जबकि अंग्रेजी में क्या है? आ के लिए ए वर्ण का प्रयोग होता है। इसमें क्या है? का के लिए का, खा के लिए खा, गा के लिए गा, मतलब सभी के लिए अलग है। अंग्रेजी में क्या होता है? का लिखा है तो का के लिए के, खा के लिए के एच कर दिया गया, गा के लिए जी है तो घा के लिए जी एच कर दिया गया, इस तरीके की व्यवस्था। इसके अलावा अगला, नागरी लिपि में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, और यह एक आदर्श लिपि का गुण होता है, जो बोला जाए वही लिखा जाए। जितने भी एक प्रकार से उच्चारित चीजें हैं उन सभी को लिखने की कला भी इसमें विद्यमान है। तो ये एक जबरदस्त लिपि है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हमेशा से एक परफेक्ट लिपि में देवनागरी लिपि अपनी रही है, ठीक है। तो नागरी लिपि में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, और यह एक आदर्श लिपि की पहचान है। तो इसकी पहचान आप देखते हैं देवनागरी लिपि भी ऐसी ही है। छठी विशेषता, किसी आदर्श लिपि में एक ध्वनि के लिए एक संकेत चिन्ह होना जरूरी होता है, यह गुण नागरी लिपि में विद्यमान है। जैसे का के लिए का ही है, ठीक है, जा के लिए जा ही है, ठीक है। इस तरीके से हर एक उच्चारण के लिए अलग अलग प्रकार की ध्वनियां इसमें हैं। अंग्रेजी में आप देखते हैं वहीं पर सा के लिए आप देख रहे हैं कि सी का प्रयोग, वही का के लिए भी सी का प्रयोग, ठीक है। तो ऐसे में भ्रमित हो जाता है, ठीक है। और आप देखते हैं सा के लिए सी का प्रयोग भी है, यस का प्रयोग भी है, तो ऐसे में भ्रमपूर्ण हो जाता है वो। इसके अलावा नागरी लिपि में किसी भाषा की संपूर्ण ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है, यानी किसी भी भाषा की संपूर्ण ध्वनियों को लिखने की क्षमता जो है वो देवनागरी में है। किसी भी भाषा की ध्वनि को आप लिखना चाहें, जैसे आप अगर लिखना चाहें अंग्रेजी का शब्द, कोई भी शब्द हो अंग्रेजी का, स्टेशन जो है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, या जो भी आपको लिखना हो, जितने भी शब्द आपको लिखने हुए अलग अलग चीज़ों के, वो सारी चीज़ें आप लिख पाते हैं कब? जब एक प्रकार से देवनागरी लिपि के ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करके। जबकि रोमन जैसी वर्णात्मक लिपि में यह क्षमता नहीं कि सभी भाषाओं के चिन्हों को वो लिख पाए, उसमें बनाना पड़ता है चीज़ों को। रोमन लिपि में जैसे खा, छा, अंगा, था, भा आदि महाप्राण ध्वनियाँ तथा अंगा, इया, अड़ा
आदि अनुनासिक ध्वनियों के लिए कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं है, जबकि देवनागरी चिन्हों को धारण करती इन चीज। ऐसे खा के लिए अंग्रेजी में के एच का प्रयोग कर देते हैं। छा के लिए आप देखते हैं जो है छा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, खा के लिए के एच का प्रयोग होगा। छा के लिए आप देखते हैं चा के लिए सी एच होता है, तो छा के लिए सी एच एच का प्रयोग होगा। अब ये सब कोई बात है क्या, दो ठू एच बढ़ा दो, ये कर दो। था के लिए आप देख रहे हैं कि दो ठू चीजें बढ़ा दी, जैसे क्या बढ़ा दी, था के लिए क्या कर दिए, जैसे टी के लिए आप देखते हैं ता के लिए टी का प्रयोग है, वहीं पर था के लिए टी एच का प्रयोग कर दिया। ठीक है, कभी कभी आप देखते हैं टा के लिए और ता के लिए भ्रम हो जाता है कि टा के लिए भी टी का प्रयोग है और ता के लिए भी टी का प्रयोग है। अब ऐसे में व्यक्ति परेशान होता है कि भाई टा के लिए टी का प्रयोग करे कि ता के लिए टी का प्रयोग करे, तो ये भी दोष उसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगली विशेषता, देवनागरी छपाई और टंकण के लिए उपयुक्त है। लिखने और छपाई वाले रूपों में अंतर इसमें बिल्कुल भी नहीं है। जो छपाई के लिए उपयुक्त है वही लिखने और पढ़ने के लिए उपयुक्त है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अलावा नागरी उच्चारित ध्वनियों के लिए ही चिन्ह रखती है, जबकि रोमन लिपि अनुच्चारित ध्वनि के लिए भी चिन्ह धारण करती है, जैसे कि वाक। अब यहाँ पर वाक लिखा है, यहाँ पर यल का प्रयोग बिना मतलब के हो गया है। अब यहाँ पर WAK होता तभी वाक हो जाता, लेकिन यल यहाँ पर क्या है, इसका उच्चारण नहीं होता, यानी ये साइलेंट है। यल का प्रयोग हुआ है, यही साइलेंट है। स्टेशन में स्टेटन लिखा रहता है लेकिन उसको स्टेशन पढ़ते हैं। कोलोनल लिखा होता है लेकिन उसको कर्नल पढ़ते हैं। ऐसे ही अलमीरा, तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें जिसको आपको लिखते तो कुछ और है लेकिन उसको पढ़ते वैसा नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें साइलेंट होती हैं। तो ये बातें बिल्कुल नागरी में ऐसी स्थिति नहीं होती है कि लिखा कुछ और है पढ़ा कुछ और जा रहा है, या कुछ साइलेंट फाइलेंट, कोई झंझट ही नहीं साइलेंट फाइलेंट का। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में साइलेंट वाला झंझट बहुत ज़्यादा होता है। नागरी में आंसू लेखन की सुविधा होती है, आंसू माने कि तुरंत आप चाहें तुरंत उसको लिख पाएं। ठीक है, इसके अलावा अल्प प्राण एवं महाप्राण ध्वनियों के लिए अलग अलग लिपि चिन्हों की व्यवस्था, जैसे का और खा। ऐसा नहीं कि का के लिए के का प्रयोग कर दिया गया और खा के लिए के एच लिख दिया गया, ऐसी मूर्खता नहीं की गई इसमें। इसमें क्या किया गया, का के लिए के का प्रयोग, मतलब का के लिए का चिन्ह ये चिन्ह है, खा के लिए ये चिन्ह है, गा के लिए ये चिन्ह है, तो खा घा के लिए ये चिन्ह का प्रयोग है। इस तरीके से अल्प प्राण हो या महाप्राण हो, उसके लिए अलग अलग ध्वनि चिन्हों की व्यवस्था, प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था करी गई है। इसके अलावा लास्ट विशेषता ये है कि एक लिपि चिन्ह से सदैव एक ही ध्वनि की अभिव्यक्ति होती है, और यह सबसे बड़ी वैज्ञानिकता सिद्ध करती है। जैसे का से केवल का ही उच्चारण होगा, सा से केवल सा, जबकि रोमन में लिपि में क्या होता है, सी से सा का भी उच्चारण होता है और सी से कभी कभी का उच्चारण भी होता है, तो दोनों ध्वनियों का बोध होता है। ऐसे में भ्रमपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है रोमन लिपि में, जबकि देवनागरी में ऐसी भ्रमपूर्ण स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से बेटा आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा और समझा। देवनागरी की से रिलेटेड सारे प्रश्नों को मैंने आपको आज की वीडियो के माध्यम से सब कुछ क्लियर कर दिया। देवनागरी लिपि के बारे में तमाम प्रकार की चीज़ें मैंने बता दी। अब आपका इकाई नंबर 6 समाप्त हुआ। इकाई नंबर 5 भी हमने बताया था हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों का परिचय, जिसमें हिंदी की 5 उपभाषाएं, और हमने जिसमें चर्चा किसके बारे में करता, 5 उपभाषाएं बताई थी और 18 बोलियां बताई थी। एक बार फिर से रिकॉल अगर करें इसको, तो 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, अगर मैं आपको इसमें बताने का प्रयास करूं तो 5 उपभाषाएं इसमें से कौन कौन सी हैं। जैसे अगर इसमें हम समझाने का प्रयास करूं आपकी हिंदी की 5 उपभाषाएं, देखिए हिंदी के विकास जो हुआ है कुछ इस तरीके से हुआ। हिंदी ये है, अब हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं, कौन कौन सी हैं। पहली है आपकी मान लेते हैं पूर्वी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी। दूसरी है आपकी पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी, ठीक है। तीसरी आपकी कौन सी है, बिहारी हिंदी, कौन सी है, बिहारी हिंदी। चौथी कौन सी उपभाषा है, चौथी है आपकी पहाड़ी हिंदी, ठीक है, पहाड़ी हिंदी। और आपकी 5वीं है बेटा कौन सी, राजस्थानी हिंदी, ठीक है, राजस्थानी हिंदी। इस राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां शामिल हैं, पहाड़ी हिंदी में 3 बोलियां शामिल हैं, बिहारी हिंदी में 3 बोलियां शामिल हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। इसके अलावा पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां शामिल हैं, ठीक है, जिसमें आपकी ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कौरवी ये सब शामिल है। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां शामिल है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इस तरीके से 3 3 6 3 9 4 13 और 5 18 बोलियां कुल मिलाकर के इसमें हैं, ठीक है बेटा। कितनी बोलियां हैं, 18 बोलियां हैं। और कितनी भाषा, कितनी उपभाषाएं हैं, 1 2 3 4 और 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। इसको मैंने विस्तार से पढ़ा दिया था कि किस तरीके से ये बोली कहाँ कहाँ पर है। अच्छा, पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो ये अर्धमागधीय भ्रंश से हुआ, ये भी मैंने आपको बताया था, प्रश्न ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है, तो ये सब भी नोट डाउन। अर्धमागधीय भ्रंश से हुआ है, अर्धमागधीय भ्रंश से पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास। और सौरसेनीय भ्रंश से, सौरसेनीय भ्रंश, सौरसेनीय भ्रंश से पश्चिमी हिंदी की बोली का विकास। बिहारी हिंदी का मागधीय भ्रंश से हुआ है, ठीक है, मागधी। और पहाड़ी राजस्थानी का भी
सौर सेनी अपभ्रंश से ही हुआ होगा। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि ये चीज़ें आपको मैंने बताई थी और इसको और बेहतर तरीके से मैंने समझाया था। मेरे हिसाब से बहुत परफेक्ट तरीके से इकाई नंबर 5 और इकाई नंबर 6 आपके कंप्लीट होते हैं। ऐसे में और भी तमाम इकाइयाँ हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आपके लिए ऐसे-ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएँगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो इकाई नंबर 5, इकाई नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ। एक इकाई और आपकी बचती जिसमें हम लोग हिंदी की शब्द संपदा के बारे में देखेंगे, जिसमें आपको तत्सम, तद्भव क्या है, देशज, विदेशज शब्द क्या है, हिंदी की शब्द संपदा में जो विदेशों से शब्द आए जैसे कि फारसी से कौन-कौन शब्द लिए गए हैं या फिर अलग-अलग भाषाओं से जो शब्द लिए गए हैं, हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए हैं, उनके बारे में एक डिटेल में क्लास होगी आपकी। इकाई 4 या 5 में शामिल, इकाई 6 या 7 में शामिल है, 4 में शामिल है, उसके बारे में मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको और कहीं पर नहीं मिलेगी। इतनी डिटेल जानकारी, इतनी ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपको पढ़ाया, मेरे हिसाब से बहुत बेटर तरीके से मैंने समझाया है। और आपको बता दूँ, देवनागरी लिपि के बारे में यह वीडियो सफिशिएंट है। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इस वीडियो को देखें तो आप जो है बहुत अच्छा कर पाएँगे, बहुत अच्छे अंक आपके प्राप्त होंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही प्यार बनाए रखें।